हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीट अड्डा चैनल पे। मैं आज आपको पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर यूनिट 4 कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, जो कि इस यूनिट के काफ़ी महत्व रखने वाले टॉपिक है, जिसमें मैं आपको इसके बारे में मीनिंग बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा एंड देन लास्ट नीड एंड इम्पोर्टेंस बताऊंगा। तो आप इस दोनों चित्र के माध्यम से, ये इक्वलिटी एंड इक्विटी के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि जो इक्वालिटी होता है ना, इक्वालिटी में सब एक समान होते हैं। जैसे कि इक्वालिटी में कोई भी जो कैटेगरी होती है हमारी, जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी, तो जो हमारा करिकुलम होता है सिलेबस का, आइदर वो 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, तो वो सिलेबस सबके लिए समान होता है। तो इससे क्या हो गया, ये इससे मतलब हो गया इक्वालिटी। वहीं इक्विटी का मतलब होता है कि जो हमारी कैटेगरी है तो उसमें क्या होता है, कुछ परसेंटेज का रियायत देता है। जैसे कि बोला जाता है ना कि एससी, एसटी, ओबीसी ये सब का आपका एंट्रेंस फी होगा कुछ 500 रुपीज़ एंड जो जनरल होगा 1000 रुपीज़। तो इसमें क्या हो गया, ये इक्विटी हो गया कि जो समान वर्ग है उसका और जो पिछड़ी वर्ग के लोग होते हैं उनकी स्थिति थोड़ी दयनीय होती है। इस हिसाब से क्या होता है, गवर्नमेंट ने ये इक्विटी का मेंटेनेंस करके रखा है। तो आप इस एग्जाम्पल के समझ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम इसका कंसेप्ट और बाकी सब देखते हैं। इसका सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इक्विटी जो एजुकेशन सिस्टम में वो अलग नहीं है तुम आपका इक्वालिटी से, वो दोनों एक दूसरे पे थोड़ा आसपास है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे भाषा में बोला जाए तो इक्वालिटी जो है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता बिना इक्विटी का। मतलब इक्विटी बिना इक्वालिटी के नहीं हो सकता, इक्वालिटी बिना इक्विटी के नहीं हो सकता। इसका संदर्भ यही है, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम लोग इक्विटी का बात करते हैं तो हम लोग उसको इक्वालिटी को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे का एसेंशियल पार्ट है। बात करने में ये दोनों का ही पार्ट आता है। तो हम लोग को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए कि जब हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को इसके संदर्भ में रख के हम लोग इसका बात कर सकते हैं। तो इक्वालिटी एंड इक्विटी का मतलब समझ लेते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, दैट बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष जो प्रत्येक नागरिक के दूसरे के समान है। मतलब जो एवरेज सिटीजन, जो भी सिटीजन है ना, एक दूसरे के समान है, इक्वल है, इक्वल टू अनदर है। तो जो वैल्यू है इक्वालिटी का, वो इम्प्लाइज, वो ये दर्शाता है कि जो भी इंडिविजुअल, जो भी इंसान है, एक इंसान है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, उसको एक समान की क्या दे, उसको एक समान का अवसर दे कि वो अपना जो इनेट एबिलिटीज है, खुद का जो अंदर का एबिलिटीज है, उसको क्या करे, वो प्रोत्साहित करे, उसको डेवलप करे, जागरूक करे और अपने जो टैलेंट्स के उसको दिखाए। इसमें क्या होता है, कोई भी आपको स्टॉप रोक नहीं सकता क्या चीज करने से, आपको ऊपर जाने से, आपको सीढ़ी चढ़ने के लिए, एक्सेप्ट इफ ही सी लैक्स एबिलिटी, तब तक नहीं रोक सकता जब तक उसके अंदर काबिलियत की कमी हो, तब तक वो रुकेगा। अगर उसमें काबिलियत है तो सीढ़ी चढ़ जाएगा। इसका मतलब ये, और इस चीज में आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि कोई इंडिविजुअल के हिसाब से या कोई भी अदर किसकी ग्राउंड के बेसिस पे, वेदर वो डेमोक्रेटिक कंट्री का हो या ना हो, कोई भी सिटीजन का एक इक्वल राइट्स है, एक इक्वल अधिकार है, समान रूप से अधिकार है। तो इम्प्लाइज क्या करता है, इसका तात्पर्य है कि एवरीवन मस्ट बी इक्वल, जो है कानून के दायरे में सभी सामने सभी को समान होना चाहिए। दूसरा है कि आप इसके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसके बेसिस पे, उसके धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, उसके पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। तीसरा है, सभी लोग जो है उसमें इक्वलिटी होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, आपका मौलिक रूप के अधिकार के हिसाब से, जो चुनाव लड़ने के अधिकार हिसाब से, कंटेस्ट करने के जो इलेक्शन होते हैं उसके, इसके संदर्भ में सब समान रूप से होने चाहिए। हर एक जो धर्म है, प्रत्येक धर्म के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सामान्य व्यवहार होना चाहिए। फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट, अगर धार्मिक हम दृष्टिकोण से देखें तो हर एक जो सिटीजन, हर एक जो नागरिक है भारत का, उसका अधिकार है कि वो प्रैक्टिस कर सके और प्रोफेस कर सके। मतलब मानने का अधिकार उन्हें होना चाहिए, हर एक धार्मिक इंसान को।
द स्टेट जो भी है, कोई भी स्टेट को, राज्य है, नागरिक को उससे मतलब नागरिक के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता। किसके बेसिस पे? उसके जाति, धर्म, उसके लिंग, उसके जन्म स्थान या उनसे कोई भी आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अब इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इक्वालिटी एंड इक्विटी में कि एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। तो मानव अधिकार आपको पता है बहुत, अगर कोई भी पॉलिटिशियंस हो या फिर पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी बड़ा नेता हो, अगर वो भी कोई भी गलत काम करता है, ह्यूमन के राइट्स के अगेंस्ट करता है, तो क्या होता है, उसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन बैठ जाती है, उस पर जांच होती है। तो यही ह्यूमन राइट्स क्या है, उसका मानव अधिकार है। तो जो एजुकेशन है ना, उसमें यूनिवर्सल मानव अधिकार लगाया गया था, सार्वभौमिक मानव अधिकार। इसमें आइडिया इसमें ये सभी के लिए क्या किया गया था, इसके अवसर दिए गए थे कि सभी को इक्वलिटी और सबको समान अवसर दिया जाए, पर्याप्त अवसर दिया जाए, जिससे वे संदर्भ में रह के अपनी उजागर कर सके। इसको कब डिक्लेयर किया गया था, ह्यूमन राइट्स जो है ना, वो कब जनरल असेंबली में इसको अडॉप्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशंस ऑन दिसंबर 10 1948 को इसको अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली में। और इसी के सीक्वल में, इसी की अगली कड़ी में आया था प्रिंसिपल किसका, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू एजुकेशन। इसके बाद आपका आया था भेदभाव, गैर भेदभाव और शिक्षा के अधिकार, जो कि इसके एडवोकेट किया गया था। इसको काफी पुरजोर से वकालत की गई थी इसकी। ये जो दो प्रिंसिपल थे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू एजुकेशन, ये आपके क्या कंसेप्ट में थे, ये प्रिंसिपल इनहेरिट किए गए थे किसके कंसेप्ट में, इक्वालिटी के अपॉर्चुनिटी जो होते हैं एजुकेशन में उसके। तो कोई भी डिप्राइविंग एजुकेशन पर्सन्स होते हैं, पर्सन जो एजुकेशन में होते हैं, उस बेसिस पे आप किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते, उसको वंचित नहीं रख सकते। किसके हिसाब से, आपके उसकी जाति के हिसाब से, उसके वर्ग के हिसाब से, उसके क्लास के हिसाब से आप उसको ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में आप उसको डिप्राइव, उसको वंचित नहीं कर सकते। तो ये आपका ह्यूमन राइट्स था। दूसरा, एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जो लोकतंत्र कंट्री होती है, उसकी लोकतंत्रता को, देश को आपको उसके शामिल, उसका प्रिंसिपल जो भी चीज़ है आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि डेमोक्रेसी किस चीज़ पे आधारित है, उसका प्रिंसिपल है इक्वल फ्रीडम। तो जो लोकतंत्र जाति है, धर्म, लिंग है या फिर आपका व्यवसाय या आर्थिक स्थिति है, उसकी परवाह किए बिना अपने सभी सदस्यों के जो लिए समान स्वतंत्रता या समान होती है, अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित होती है। अगर वो चाहे तो लोकतंत्र को क्या करे, वो लोकतंत्र को स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र को क्या करना है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और न्याय के माध्यम से प्राप्त किया जाना सकता है। तो ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपके डेमोक्रेसी को अचीव कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी थे उसमें क्या आपका था, समान अधिकार होता है और आपको अवसरों की समानता भी होती है, ये जब दिया जाता है। इक्वलिटी एंड इक्विटी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहद जरूरी है, इसकी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से एजुकेशन जो है, किसी भी इंसान को आप एजुकेशन दे सकते हैं डेमोक्रेसी के संदर्भ में रह के। और इससे क्या होगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का क्या होगा, सक्सेस मिलेगा। अगला है इगलिटेरियन सोसाइटी, समतावादी समाज। समतावादी समाज, ये इक्वलिटी एंड इक्विटी जो है ना, उसकी बहुत आवश्यकता है। किसके लिए? इगलिटेरियन सोसाइटी को आपको स्थापित करने के लिए। तो इगलिटेरियन सोसाइटी में क्या होता है, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस होता है, उसको नॉर्मल, उसको क्या होना चाहिए, उसको मानदंड होना चाहिए। तो इसमें इगलिटेरियन सोसाइटी होता है। अगला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इक्वलिटी एंड इक्विटी, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए कोई भी राज्य के हिसाब से। तो ये इससे क्या होता है, इससे सक्सेस, आपको डिजायर सक्सेस मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलता है, उसको अचीव कर सकते हैं। और ये बिना इक्वलिटी एंड इक्विटी के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से नहीं होगा। तो इसका इक्वलिटी एंड इक्विटी एजुकेशन सिस्टम में होना ही चाहिए। अगला है नेशंस एडवांसमेंट, राष्ट्रीय उन्नति। जो इक्वलिटी एंड इक्विटी एजुकेशन सिस्टम है, उसको रैपिड एडवांसमेंट हमेशा तीव्र प्रगति से सुनिश्चित करनी चाहिए। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इसका लॉन्ग टर्म आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और पीपल जो उसको हमेशा सामान्य रूप से अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसको सामान्य अवसर मिलनी चाहिए। तो वो ताकि वो जो ज्ञान है उसको अर्जित कर सके और उसको डेवलप करने के लिए अपने नेचुरल जो टैलेंट है
उसके अंदर उसको अपने सोसाइटी के लिए आगे आगे कर सके अपने सोसाइटी को। अगला है सर्च ऑफ टैलेंट, कोई भी प्रतिभा उसकी खोज होती है किसके माध्यम से, इक्वालिटी एंड इक्विटी। अगर ये नहीं होगा तो आप किसी के अंदर सर्च जो टैलेंट है उसको आप सर्च नहीं कर सकते हैं, किसी भी इंसान के अंदर नेशंस का हो तो ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए पीपल में। और कोई भी स्पेशलाइज टैलेंट तभी होगा तभी उसको स्पेशलाइज जॉब मिलेगा, विशेष नौकरी के लिए विशेष प्रतिभा होनी चाहिए तभी वो चीज़ उसको मिलेगी। तो ये लार्ज नंबर में होनी चाहिए और सोसाइटी को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। क्लोजर लिंक, इक्वलिटी एंड इक्विटी जो एजुकेशन है ना वो काफ़ी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा निकट संबंध है वो दोनों में आपस में, क्योंकि सोसाइटी का ये आपका जरूरी नीड्स है, ये चीज़ उससे चाहिए ज़रूरत है, क्योंकि उसकी ज़रूरत और कुशल कर्मियों की उपलब्धता के बीच में इसे निकट संबंधी विकसित करने की ज़रूरत है, स्किल पर्सनल। देन है सोशलाइजिंग पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाज का सामाजिकरण पैटर्न होने चाहिए। और ये आपका क्या होना चाहिए, मूक क्रांति होनी चाहिए, साइलेंट एवोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के हिसाब से आप कोई भी सोशलाइजिंग पैटर्न ऑफ सोसाइटी को स्टेब्लिश कर सकते हैं। देन है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण, जो भी सामाजिक होते हैं, सोशल होते हैं या फिर आर्थिक सोशल होते हैं या फिर राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकरण करना काफ़ी महत्व है। इसके लिए आपको तेज करने के लिए शिक्षा को समान रूप से समानता की आवश्यकता होती है, इक्वालिटी और इक्विटी की आवश्यकता होती है। तो ये आपका था आज इक्वलिटी एंड इक्विटी के बीच में इसे कंसेप्ट और इसके इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ थे उसके। तो आज का टॉपिक समाप्त होता है। प्लीज़ स्टे एंड कनेक्टेड टू माय बीएड अड्डा चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।